this channel of UKIC Official. My name is Kishali Kachi. अगर अभी भी आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट कीजिए। कमेंट में आज क्या लिखोगे, चलो मैं आपको बताती हूँ। आपको लिखना है डील डन, ठीक है? तो आपको डील लिखना है। आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो प्योरली बेस्ड है आपके आईएमपी जो एमसीक्यूज है उस पे। मेरा पूरा जो टारगेट है वो है कि आपके शॉर्ट एमसीक्यूज करवा दूँ। कौन से चैप्टर्स के वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सेकेंड टर्म के चैप्टर्स ऐसे होते हैं, सेकेंड टर्म में अगर कोर्स होता है तो वो 1 to 9 मतलब हो सकता है कि आपका 5 to 9 भी हो सकता है, 6 to 9 भी हो सकता है। मेजोरिटी जो रहेगा वो इनके बीच का ही होगा, क्योंकि ये आपका सेकेंड टर्म में चला है तो डेफिनेटली उस पर आपकी टीचर्स भी बहुत ज़्यादा फोकस करेगी। और आगे के जो चैप्टर्स है यू हैव ऑलरेडी डन, तो आपको पता ही है कि बेस क्या है। चैप्टर नंबर 1 to 9 आपको उसका रहेगा, और थोड़ा बहुत मैंने 1-2 एमसीक्यूज वैसे भी लिए क्योंकि काफ़ी स्कूल्स में ऐसा 10 और 11 चैप्टर भी रहता है, तो मैंने थोड़े बहुत उसके भी ऐड कर दिए। तो अगर आपके कोर्स में नहीं है तो इट्स फाइन। मैंने टारगेट वैसा किया है, पूरा का पूरा 10 और 11 का मैंने उतना इंपॉर्टेंस उतना नहीं दिया है, पर 1 to 9 पे मैंने ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है? और 1 to 9 में भी स्पेसिफिकली 5 to 9 चैप्टर, क्योंकि वो आपके सेकेंड टर्म के बेस चैप्टर्स बनते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखते हैं शॉर्ट 5 मार्कर। सबसे पहला जो आता है, अगर 1% फॉल होता है, आप पहले रीड कर सकते हैं। 1% फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी X leads to a 4% rise in demand for X, then it is called। अगर हम इसको देखते हैं 1 to 4% है, तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ठीक है? प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, ये वाली फॉर्मूला है, डिवाइड बाय प्राइस, सेम ऊपर का कॉपी। तो आंसर मेरा बन जाता है डिमांड कितने से हुआ है, 4% से, डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू मेरा बन जाता है 4। तो आंसर मेरा बन जाता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ठीक है? वो हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी में वो जो ब्रैकेट्स दिखे थे, ठीक है, बाय साइड में ब्रैकेट्स है, उसके पर ही पूरा ये बेस्ड है। मूविंग फॉरवर्ड जाते हैं सेकेंड एमसीक्यू में। इफ इनएफिशिएंट लीगल सिस्टम एग्जिट, ये मैंने ऐसा ट्विस्टेड रखा है कि आपका जनरल नॉलेज चेक करने के लिए। ये चैप्टर नंबर 3 से एक एमसीक्यू बनता है, चैप्टर नंबर 4 से बनता है कि अगर इनएफिशिएंट लीगल सिस्टम हो मार्केट में तो सप्लाई कैसा होगा। अगर बहुत ही इनएफिशिएंटली चल रहा है तो सप्लाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जाते हैं आगे। टीसी और टीवीसी डायग्राम में टीसी मतलब टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कब पैरेलल होगा, तभी पैरेलल होगा जब फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दे आर पैरेलल ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट। विच कॉस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट, ये चैप्टर नंबर 6 में से क्वेश्चन लिया गया है। मैंने हर वक्त चैप्टर नंबर 6 भी पढ़ाते वक्त मैंने आपको ये बहुत बार बोला है, ये आपको एमसीक्यू 1 लाइनर में पूछा जाएगा। और नए पेपर पैटर्न के हिसाब से एमसीक्यूज और 1 लाइनर्स जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं बोर्ड में, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड में। तो आप 11th स्टैंडर्ड में तो अभी से ही आपको प्रैक्टिस। तो कौन सी चीज़ सेलिंग कॉस्ट में नहीं इंक्लूडेड होती, प्रोडक्शन एक्सपेंस। इन गुजरात इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे अभी भी देखने मिलता है, लोथल में। इन रूरल एरिया कौन से टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देखो ये वाला क्वेश्चन 2-3 बार आपको रिपीट भी होगा, पर वो आपको माइंड में बैठाने के लिए कि रूरल एरिया में कौन सा टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो एक आपको लिखना है रूरल, अगर पूछे तो डिस्गाइज्ड। मैं आपको क्यों मैं यहाँ पे एम्फोसाइज कर रही हूँ, क्योंकि मैं आगे बताऊंगी कि एक और अनएम्प्लॉयमेंट आपको पूछा जाएगा कि पूरे इंडिया में कौन सा दिखता है, तो आपको वो ही लिखना है। अगर रूरल एरिया पूछा है तो आपको क्या लिखना है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरी चीज़, अगर आपको ये सारी नोट्स चाहिए तो आप UKIConline.com हमारी वेबसाइट भी है, iOS और एंड्रॉइड ऐप भी है, आप उसमें से भी जाके देख सकते हैं, ठीक है? कौटिल्य नाम की बैच है, आई होप आप सबको पता ही है, तो वैसा नहीं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और 12th स्टैंडर्ड के लिए मतलब आपके नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के लिए कोर्स बनाया गया है कॉमर्स के बाजीगर, जिसमें अकाउंट स्टैट्स, इको भी आपको पता है। अकाउंट स्टैट्स में हमने एडिशनली भी क्या किया है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि हमारे वहाँ पे अहमदाबाद में ही हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे लोग आते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, और उसमें क्या होता है कि सर एक एक चीज़ इन डिटेल की, ये स्टेप के बाद ये स्टेप, ये स्टेप के बाद ये स्टेप, यहाँ पे आप अटक जाओगे। उसके बाद आपको कौन से ट्रांजेक्शन्स करने हैं, कौन से एडजस्टमेंट आप करोगे, सस्पेंस अकाउंट डालना है कि नहीं डालना है, हर चीज़। क्योंकि अब वो 12th है जहाँ पे आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, ऐसे चैप्टर्स भी आएंगे। तो उस हिसाब से तो हमने ऐसे टॉपिक्स भी वैसे रखे हैं जो लाइव सर जो लाइव लेक्चर में पढ़ाते हैं, सर जो बच्चे जो डाउट्स पूछते हैं
उसको भी हमने जेन्युइनली रखा है उसमें कि आप भी अटको, आपको भी वो डाउट आए, क्योंकि बच्चे ही सामने रहते हैं तो वो डायरेक्टली हमें पूछ लेते हैं कि सर ये क्या होगा, सर इसमें कैसे करना है। तो वो प्रॉपरली आपको एडिट करके मिलेगा। तो कुछ आजू बाजू की कोई खटपट नहीं, पर वैसे हम लोगों ने वो भी ऐसे कोर्स में रखे गए हैं, लाइव लेक्चर्स भी, जिससे आपको पढ़ने में एक एक टॉपिक, जैसे आप ऐसा ही समझोगे कि आप घर पे बहुत अच्छे से उदयन सर के पास ही पढ़ रहे हो। तो ये पूरा जो कोर्स है वो 999 रुपीज़ में सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड, मतलब 10,000 रुपये हुए, तो 2500 रुपीज़ का एक आपको सब्जेक्ट पड़ता है, टू अफोर्डेबल। तो इस हिसाब से कॉमर्स के बाजीगर्स है जो आपको नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, मतलब आपका जो है 12th आएगा 2025 के मार्च में, तब तक आपको वैलिडिटी रहेगा। जाते हैं हम लोग आगे के एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। अब आता है कि परचेजिंग फॉरेन गुड्स, अगर इंस्टेड ऑफ परचेजिंग फॉरेन गुड्स से हम लोग परचेज नहीं कर रहे हैं, अगर हम अपनी ही कंट्री में वो गुड्स बनाए तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी। वापस से रिपीट भी होगा एमसीक्यू, हम लोग देखेंगे। इन द ईयर 1995 कौन सी चीज़ हुई थी, ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अब इसमें से अगर आप देखने जाओगे तो आंसर बनता है, इंडिया जो था वो WTO दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना था 1995 में। कितने ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 में फॉर स्टडी एंड एनालिसिस? 2 ब्रांचेस, मैक्रो एंड माइक्रो। जाते हैं आगे, विच टाइप ऑफ, देखो मैंने बोला था कि इंडिया में कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने मिलेगा, स्ट्रक्चरल। ये वापस से एमसीक्यू मैंने रिपीट भी किया है जिस वजह से आपको याद रह जाए। विच इकोनॉमिस्ट सेड देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल। ये टेक्स्ट बुक में बहुत अंदर से चैप्टर नंबर 5 में ये लाइन दिया गया है, ठीक है। कौन से इकोनॉमिस्ट ने बोला है कि कोई डिस्टिंक्शन नहीं है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में? बोला गया है प्रोफेसर बेनहम ने, ठीक है। अमूल आइसक्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मार्केट? अमूल कहाँ पे फेमस है? तो नेशनल मार्केट में। फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच कंट्री इज द स्ट्रक्चरल एंड एम्प्लॉयमेंट सीन? सेम वो क्वेश्चन है, उसको एक्टिव पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके बोला गया है इंडिया। व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ प्रोड्यूसिंग? ये वापस से रिपीट हुआ एमसीक्यू। अब आप अपने हिसाब से आंसर मेरे को बताओ, मैंने अभी सॉल्व करके दिया तो भी मैं चलो कर देती हूँ, बाद में मैं एक एमसीक्यू तो दूंगी आप लोगों को भी सॉल्व करने के लिए। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज द रियल क्राइटेरियन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री? ये एक स्टेटमेंट है, एक लाइन दी गई है आपकी टेक्स्ट बुक में, उसमें से मैंने ये फ्रेम किया गया है, क्योंकि अब एमसीक्यू आपके नए पैटर्न के हिसाब से 20 एमसीक्यूज हो गए हैं आपके 12th बोर्ड के लिए। तो एमसीक्यूज देखने में बहुत इजी लगते हैं कि हाँ एमसीक्यू है, हम लोग पूछ लेंगे 1 2 3 4 ऐसा कर लें, बट नहीं, अब असली खेल तो शुरू होता है। तो देखते हैं क्या आता है कि भाई देख, रियल क्राइटेरिया क्या है? तो रियल क्राइटेरिया है PCI, दैट इज पर कैपिटा इनकम। हु हैज रिटन द बुक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स? चैप्टर नंबर 1 का आंसर ये बन जाता है मार्शल। जाते हैं किंग डिमांड कर्व कहाँ पे? चैप्टर नंबर 6। किंग डिमांड कर्व पूछ ले अगर आपको तो आपको क्या लिखना है? आता है ओलिगोपॉली में दिखने मिलता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014, वेरी 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 IMP क्वेश्चन, ये मैंने ऑफलाइन बैच में भी बोला। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014, इंडिया पर कैपिटा इनकम क्या है ये पूछेंगे ये अलग करके। ये तो मैंने तो भी थोड़े बहुत ट्विस्टेड रखे गए हैं नंबर्स, और ज़्यादा ट्विस्ट होंगे, और काफ़ी बार तो 5510, तो आपको नंबर वही आपके माइंड में चल रहे हैं, पर आप 5510 पे टिक करके आओगे। 5150। फेमा कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में? 1999 में। हाउ मेनी फैक्टर्स कंस्टिट्यूट मॉनिटरी एक्सपेंडिचर? कितने कंस्टिट्यूट करते हैं? 4 करते हैं, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 9 में से था। हु इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक्स एज ए रियल साइंस? बहुत सारी दलील के बाद आता है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने ही बोला कि एक्चुअली में रियल साइंस देखने जाओगे, इकोनॉमिक्स जो है वो असली में एक साइंस है। 2011 में कितने परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट था एग्रीकल्चर सेक्टर में? आता है 49, चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन। What is the investment made by the foreign companies in our country called? वहाँ से यहाँ पे अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। What should be deducted? GDP में से क्या डिडक्ट करके NDP मिलता है? आंसर याद रखना, ये आपको कहीं पे भी ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं, आता है डेप्रीसिएशन। जाते हैं आगे। Who ऑफ द फॉलोइंग फेवर द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस बजट? बैलेंस बजट किसने बोला था? ये बहुत अच्छे से स्टेटमेंट दिया गया है, चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है, अगर आपके कोर्स में है या नहीं अब देख लेना तो भी। तो भाई बैलेंस बजट जो है वो फेवर किया गया था एडम स्मिथ ने। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। मोनोपोली कंपटीशन किसे बोला जाता है? जहाँ पे खाली ओनली 1 सेलर होता है। इन 2011 एंड 12 हाउ मेनी पॉपुलेशन वॉज पुअर? तो कितने पॉपुलेशन अभी भी पुअर्टी में थे? 22%। विच इज नॉट द पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में से कौन सी नहीं है? एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है,
इरिगेशन है तो एक ही बचता है, दैट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंडियन रेलवे नेटवर्क जो है पूरे वर्ल्ड में कौन से रैंक पे है? रैंक आता है 4th। चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज रॉबिन्स बुक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड? ये आ जाता है 1931 में। विच टाइप ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जिसमें अबंडेंट क्वेश्चन पूछा गया है, अबंडेंट सप्लाई कौन से गुड्स और सर्विसेज में होते हैं, कौन से गुड्स में होते हैं? नॉन इकोनॉमिक गुड्स में, जहां पे बहुत सारा सप्लाई रहता है, जहां पे आपको सामने कुछ एक्सचेंज नहीं करना है। प्राइस स्टिकीनेस, भाई प्राइस स्टिकीनेस वापस से आया। प्राइस स्टिकीनेस किंग डिमांड का कौन से टाइप का कॉन्सेप्ट है? ओलिगोपोली का है। रेलवे वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? 1853। ये बहुत बार आपको तो भाई ऐसे ऐसे ये चालू ही क्वेश्चन है। 2014-15 विच सेक्टर कंट्रीब्यूटेड द मैक्सिमम टू द नेशनल इनकम? सर्विस सेक्टर। ये आपको डेटा देख के करना है, चैप्टर नंबर 7 में डेटा दिया गया है, तो कौन से ज्यादा सेक्टर गया था? सर्विस वालों ने। विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज अडॉप्टेड इन इंडिया? कैपिटलिस्ट नहीं, सोशलिस्ट, हम दोनों का कॉम्बो बना के चलते हैं, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ऑन 31 मार्च 1951 कितने एंटरप्राइजेस अभी भी एग्जिस्ट करते थे? आंसर आएगा 5। ये एक लाइन टेक्स्ट बुक में मेंशन की गई है कि कितने हैं। Who gave the definition of national income by production method? ये मैंने हर स्टूडेंट को बोला है, ऑफलाइन बैच वालों के भी, हर स्टूडेंट को रेगुलर ये 3 क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे। इधर वन लाइनर में एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे कि कौन से किसने मतलब नेशनल इनकम की कौन सी डेफिनेशन प्रोडक्शन बेस्ड थी। तो भाई अगर प्रोडक्शन बेस्ड ऐसे नहीं पूछेंगे तो बोलेंगे कि मार्शल ने नेशनल इनकम की डेफिनेशन दी थी, वो किस पे बेस्ड थी? ये बहुत बार तो प्रोडक्शन वाला जो है वो दिया गया था मार्शल ने। Which of the following options is not the characteristic of perfect competition? तो आप रीड करो और आप नीचे कमेंट में टाइप करो इसका, और जब आप कमेंट टाइप कर रहे हैं तो आपको मेंशन करना है इसका जो भी आपका ऑप्शन है और ऑप्शन के साथ पूरा वर्ड लिखना है। तो आप ये करोगे क्योंकि आपके पास ऑलरेडी हेडफोन्स पड़े हैं, उसमें से ही है कौन सा आपका नहीं है, और आपका लॉजिक भी उसमें सेट करना है, ठीक है? तो ये वाला आप अपने करोगे। प्रोडक्ट सोल्ड इन मोनोपोलिस्टिक, इसलिए मुझे आइडिया भी आया कि आप कमेंट कर रहे हैं या बस ऐसे ही वो स्किप करके 2x की स्पीड पे जा रहे हो। चलो, प्रोडक्ट सोल्ड इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज डिफरेंशिएटेड, मतलब बहुत वेरिएशंस होते हैं हर चीज पे, टेस्ट, साइज, हर चीज पे वो अलग अलग रहेगा। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन इंडिया? रिपीटेड क्वेश्चन, स्ट्रक्चर। Dash policy that helps integrate every economy, that is globalization. Which one is true? तो भाई अब आपको फिगर आउट करना है इसमें से कौन सा सही है। चलो देख लेते हैं। ये वाला सही है, GNP माइनस डेप्री NNP। To include the value of goods or services more than one time while calculating national income, चैप्टर नंबर 9 में से एक ज्यादा तो अगर काउंट करते रहते हैं उसे बोला जाता है डबल काउंटिंग। Who was the patron of integral humanism? ये और ये क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 11 में से लिया गया है। बहुत कम बच्चों को चैप्टर नंबर 11 होगा, तो अगर आप में नहीं है तो इट्स फाइन, आपके साथ वो रिलेटेड नहीं है। तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पंडित दीनदयाल और थ्योरी या डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रस्टीशिप जो था वो दिया था गांधी जी ने। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच मार्केट? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एक ही कंपटीशन में मिलता है, दैट इज मोनोपोली, क्योंकि एक ही बंदा बेच रहा है तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ आएगा। What should be deducted? सेम क्वेश्चन, जीडीपी में से एनडीपी अगर आपको चाहिए तो क्या डिडक्ट करना है? डेप्रिसिएशन डिडक्ट करना है, चैप्टर नंबर 9। What is the investment made by foreign companies in our country called? सेम क्वेश्चन रिपीटेड, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। Who has presented law of demand का? ये तो भाई फर्स्ट टर्म से चलता आ रहा है, आपके यूनिट टेस्ट में भी शायद पूछा हो गया, अल्फ्रेड मार्शल। इन विच ईयर RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटअप हुआ था? 1935। एंड मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट स्लाइड, जहाँ पे अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो कौटिल्य बैच में इकोनॉमिक्स में आपको ये नोट्स मिल जाएगी, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है? मिलते हैं हम लोग 5 मार्कर IMP क्वेश्चन में, तब तक के लिए एवरीवन बाय।